विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपको पर परागण की विधियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। पर परागण को आप सभी लोग जान ही चुके हैं कि परागण की वह प्रक्रिया यानी पराग कणों का पराग कोश से अलग होकर के उसी जात के दूसरी पुष्प की वर्तिका पर किसी बाहरी माध्यम के द्वारा स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। आइए एक एक प्रकार को लेकर के विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है वायु परागण, यानी इस विधि में जब नर पुष्प के पराग कोश से पुंकेसर अलग होकर के उसी जात के मादा पुष्प की वर्तिका पर हवा के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, तो इसे कहते हैं वायु परागण। अब यह समझ लेना जरूरी हो जाता है कि वायु परांगित जो पुष्प होते हैं उनके पुष्पों में और उनके पराग कण में और उनके मादा पुष्प की जो वर्तिका होती है इसमें विशेषताएं क्या पाई जाती हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि वायु परांगित पुष्पों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं जो इस वायु परागण की क्रिया को सरल बनाते हैं। आइए जानने की कोशिश करें। तो वायु परांगित जो पुष्प होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि वायु परांगित जहाँ जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है उनमें नर पुष्पों की संख्या सर्वाधिक और मादा पुष्पों की संख्या कम होती है। कम का मतलब 1 या 2, और नर पुष्पों की संख्या असंख्य होती है। पहला ये अनुकूलन है। दूसरा अनुकूलन यह है कि वायु परांगित पुष्पों के जो परागकण होते हैं वो शुष्क, संख्या में अत्यधिक, हल्के और वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे आसानी से हवा में वो उड़ सकें। आइए डायग्राम के माध्यम से देखें। मक्का के पुष्प में वायु परागण होता है। शीर्ष पर स्थित होते हैं नर पुष्प और पत्ती के कक्ष में ये मादा पुष्प। और ये जो रोज सदृश संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। यहां बात आपको एक स्पष्ट रूप से समझ लेनी है कि मक्का का जो पादप है पादप द्विलिंगी है और पुष्प एक लिंगी है। पुष्प का जो प्रकार है वो एक लिंगी, यानी नर और मादा पुष्प एक ही पादप में अलग अलग पाए जाते हैं। तो यदि कोई पूछे कि मक्का का पादप किस तरह है, तो पादप द्विलिंगी है और पुष्प एक लिंगी है, जिसमें नर पुष्प पादप के शीर्ष भाग में और मादा पुष्प पादप के पत्ती के कक्ष में स्थित होते हैं। यह चित्र बनाने का एक मकसद था कि आपको विस्तार रूप से समझा सके कि वायु परागण की क्रिया किस तरह से संपादित होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मक्का में नर पुष्प हैं वो संख्या में अत्यधिक होते हैं और शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। एक अनुकूलन भी है शीर्ष भाग में स्थित होने का, यानी किसी भी क्रिया के, यानी जो ये हम पोलिनेशन की क्रिया देख रहे हैं और वायु परागण की क्रिया को यहाँ समझ रहे हैं, तो वायु परांगित पुष्पों के लिए उस पादप में की संरचना में, चाहे वो पुष्प की संरचना हो चाहे पुष्पों की संख्या हो, उसमें अनुकूलन बहुत आवश्यक है। अब आप देख रहे हैं शीर्ष भाग लगे हुए हैं, ये शीर्ष पर लगे हुए हैं नर पुष्प, और जैसे ये पराग कोश से परागकण परिपक्व हो जाते हैं, पराग कोश फटता है, परागकण बाहर निकलते हैं और मादा पुष्प नीचे लगा तो हवा के माध्यम झोंके से ये स्थानांतरित होकर के और ये पहुंच जाते हैं मादा पुष्प की वर्तिका पर।
अब यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो पहले मैंने बताया कि नर पुष्प शीर्ष भाग में स्थित होते हैं, संख्या में असंख्य होते हैं, और इनमें जो परागकण होते हैं वो शुष्क, हल्के और हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसी प्रकार यदि हम मादा पुष्प की विशेषताओं को देखें तो मादा पुष्प नीचे पत्ती के कक्ष में स्थित होती है और इसमें एक रोमिल चिपचिपी लंबी वर्तिका पाई जाती है। ये वर्तिका रोए जैसी संरचना आपने मक्का के भुट्टे में देखी होगी। इसके फल को पूरी संरचना को भुट्टा कहते हैं, अंग्रेजी में बल्लर कहते हैं इसको। तो ये रोमिल चिपचिपी संरचना है और इसी में परागकण आकर के चिपक जाते हैं आसानी से। तो इस तरह से मक्का में वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके आगे हम बात करें जो दूसरा प्रकार है जल परागण। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट हैं। एक्वाटिक कहते हैं जलीय पादप, इन्हें हाइड्रोफिलिक प्लांट भी कहते हैं। देखिए ये जो जलीय पादप होते हैं, यहां पर हम दो प्रकार के जल परागण का अध्ययन करेंगे। एक है अधोजल परागण। अधोजल परागण उन सभी जलीय पादपों में होता है जो पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं, यानी जिनको हम जल निमग्न पादप कहते हैं। और उसका उदाहरण है नाजास और जोस्टेरा। इसके अलावा अधिजल परागण है। इस परागण में क्या होता है कि इनके पादप जल में तो रहते हैं लेकिन इनके पुष्प पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो दो तरह से ये जल परागण है, एक तो अधोजल परागण है और एक अधिजल परागण है। अधिजल परागण की क्रिया बैलिस्नेरिया में संपन्न होती है। आइए बैलिस्नेरिया को भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि बैलिस्नेरिया में किस तरह से जल परागण होता है। बैलिस्नेरिया में चूंकि इसका पादप एक लिंगी होता और पुष्प भी एक लिंगी होता है, यानी नर और मादा पुष्प भी अलग अलग होते और पादप भी अलग अलग होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं बैलिस्नेरिया पादप को मैंने बनाया है। और यहाँ एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि जो पुष्प वृंत होता है वह इस बैलिस्नेरिया में काफी लंबा होता है। ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पुष्प वृंत है। इसमें भी पुष्प वृंत देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। ये है पुष्प वृंत। होता क्या है, जैसे नर पुष्प में परागकण पूरी तरह से परागण के लिए तैयार हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, परागकोश फटते हैं और ये परागकण जल में गिर जाते हैं और जल के माध्यम से ये परागकण तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। ये परागकण है और तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और इस तरह जल के माध्यम से पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है उसी समय के बाद मादा पुष्प का जो पुष्प वृंत है वो अत्यधिक कुंडलित हो जाता है। किस तरह कुंडलित हो जाता है, जरा देखिए चित्र में। ये जो पुष्प वृंत था और ये कुंडलित होता, कुंडलित होने का मतलब ये है ऐसे इसमें कुंडलन बनते हैं और जैसे कुंडलित होता तो कुंडलित होगा तो इसकी लंबाई कहाँ जाएगी, वो जल में नीचे। जब कोई चीज कुंडलित होगी तो उसकी लंबाई कम होगी और जैसे लंबाई कम होगी तो जो पुष्प जल की सतह पर था वो कहाँ आ जाता है, जल के अंदर आ जाता है। यानी परागण की क्रिया के होने के पश्चात मादा पुष्प का पुष्पवृंत और अधिक कुंडलित हो जाता है जिससे पुष्प जल के अंदर खिंच जाता है और इस तरह बैलिस्नेरिया में जल द्वारा परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कीट परागण, एंटमोफिली।
प्रकृति में सर्वाधिक परागण जो होता है वो कीट के माध्यम से होता है। यानी हम यूं कहें कि परागण क्रिया का जो पर परागण है उस क्रिया का 80% जो परागण है वो एंटोमोफिली के द्वारा होता है, कीट परागण के द्वारा होता है। कीट परागित पुष्पों में सरसों है, साल्विया है, आर्किड है और आक है। और जितने सारे कीट परागित पुष्प होते हैं उनमें कीट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे हम किसी पुष्प का उदाहरण ले ले, यानी कीट परागित पुष्प मकरंद युक्त होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं और चमकदार होते, यानी देखने में आकर्षक होते, जिससे वो अपने कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो कीट आसानी से कीटों को दिखाई दे जाते हैं, कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और सुगंध और मकरंद युक्त होने के कारण ये कीट मकरंद की चाह में मकरंद को खाने के लिए इन पुष्पों में प्रवेश करते हैं और उनकी इस क्रिया में अनायासी परागण की क्रिया भी संपन्न हो जाती है। इसके अलावा पक्षी परागण, जो अभी हम कीट परागण पढ़ा रहे थे, इसमें भी साल्विया का पादप है, आपके प्रैक्टिकल के पाठ्यक्रम में है। ये पादप साल्विया का पुष्प द्विष्टि होता है, पुष्प द्विलिंगी जरूर होता है, लेकिन इसमें वर्तिकाग्र और परागकोश की ऐसी स्थिति होती है कि इसमें द्विलिंगी होने के बावजूद भी स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। वर्तिकाग्र की इसमें विशेषता होती है कि ये लिवर सेपेड होती है, हिलती डुलती रहती, जैसे दो ओष्ठी होते हैं, इसके जो दलपुंज हैं वो दो ओष्ठी होते हैं। चित्र के माध्यम से आप समझना चाहें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करें। साल्विया का पुष्प ये ऊपरी ओष्ठ है, ये निचला ओष्ठ है, ये वर्तिकाग्र है और ये जो देख रहे हैं ये पुंकेसर पोर्शन। कैसे क्रिया इसमें होती, जैसे कीड़ा इसमें प्रवेश करता है। आइए स्थिति हम यहां आपको स्पष्ट कर दें। जैसे कोई कीट इसमें प्रवेश करता है, सपोज करो ये कीट को हम बनाने की कोशिश करें आसानी से, ये जैसे कोई कीट इसमें प्रवेश करता है तो इस पुष्प का जो ये दल है, निचला दल है जिसको निचला ओष्ठ कहते हैं, ये ऊपरी है, तो निचला क्या करता है, कीट के लिए मंच प्रदान करता है जिससे कीट उसमें आसानी से बैठ सके। और जैसे कीट अंदर प्रवेश करता है तो इसकी पीठ की जो रगड़ होती है, पीठ की रगड़ से ये जो पराग कोश है ये फटते हैं और परागकण क्या होते हैं, इस कीट की पीठ पर गिर जाते हैं। और ये लिवर सेपेड है। लिवर सेपेड का मतलब ये है जैसे ऐसे लगी हुई है, जब इस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर उठ जाएगी, प्रेशर नहीं होगा नीचे आएगी। तो जैसे ये वर्तिकाग्र लिवर सेपेड है तो वर्तिकाग्र क्या है, जैसे कीट से टकराती थोड़ी ऊपर हो जाती है और कीट अंदर घुस जाता है मकरंद पान करने के लिए। लेकिन इसी क्रिया के दौरान पीठ की इस कीट की पीठ पर जो परागकण है वो वर्तिकाग्र से चिपक जाती है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये साल्विया का है पुष्प। साल्विया में कीट परागण की क्रिया होती है और ज्यादातर जो कीट परागण की क्रिया है, टोटल संपूर्ण कीट परागण की क्रिया का 80% मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होता है। मधुमक्खी
इसमें बर है, मधुमक्खी है और ये पतंगे होते हैं, इनके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद है पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। ऑर्निथोफिलिस को कहते हैं अंग्रेजी में। जिन पुष्पों में पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, उन पुष्पों की जो दल हैं उनकी संरचना कुछ विशेष प्रकार की होती है। जैसे हम बताएं, तंबाकू में नलिकाकार, यानी जो कैसे होते, जैसे ये हम बना लें एपिकैलिक्स, और जब कैलिक्स बनाए तो नली के आकार का ये दल पुंज होते हैं, वे नलिकाकार ऐसे, तो नली जैसी संरचना होती है। तो नलिकाकार जो दल पुंज की आकृति है वो नलिकाकार है, जिसको हम कहते हैं कैरोला। इसमें कैरोला कैसा होता है, उसका एस्टिवेशन ऑफ कैरोला जो है वो नलिकाकार है, उसका स्वरूप तंबाकू में पाया जाता है। इसमें गुंजन पक्षी के द्वारा इनकी चोंच लंबी होती है, मकरंद पान करने के कारण ये अपनी चोंच को इसके अंदर डालते हैं, और जब दूसरे पुष्प में मकरंद पान करने जाते हैं तो ये परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। प्याले नुमा होती है बोतल वृक्ष में, शकरखोर पक्षी है उसके द्वारा इसमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। कुंभाकार होती है, एरेसी केसी कुल के पादपों में लैक्टेरिना पक्षी का नाम है, जिसके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये इनमें पुष्पों में जो कैरोला की स्थिति है उसका आकार कैसा है, नलिकाकार है, प्याले नुमा है या कुंभाकार है, तो इसी के आधार पर फिर पक्षियों की चोंच उनमें परागण की क्रिया के लिए अनुकूलित है कि नहीं है, तो उन्हीं पक्षियों के द्वारा इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। जिस पक्षी की चोंच इनके जो कैरोला है उसकी जो आकृति आकार है पुष्प में उसके अनुरूप ही बनी होती है। इसके बाद चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें कचनार, बालम खीरा और कदम के जो पुष्प होते हैं इनमें चमगादड़ पक्षियों के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। और ये भी हम बता दें कि ये कचनार, बालम खीरा और कदम जो भी पादप हैं इनमें पुष्प रात्र के समय खिलते हैं। और चमगादड़ भी रात्रचर प्राणी है, दिन के बैठा रहता है, ये रात में निकलता अपने भोजन की तलाश में, अन्य क्रियाएं करने के लिए। तो जितने ये आप देख रहे हैं कचनार, बालम खीरा और कदम, ये सभी रात्र में इनके पुष्प खिलते हैं, और इसी समय चमगादड़ भी रात के समय निकलते भोजन आदि के लिए। तो परागण आदि की परागण को प्राप्त करने के लिए जैसे ये पुष्पों के पास पहुंचते हैं उस समय उसी संदर्भ में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा अन्य कुछ जैसे गिलहरी के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। सर्ववृक्ष और आर्किड है जिसमें घोंघे के द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं। तो ये जो क्रॉस मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है, पर परागण की विधियां हैं, तो अभी मैंने इस 5 प्रकार की विधियां आपको बताई जिनके द्वारा पादपों में पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें वायु परागण है, जल परागण है, कीट परागण, पक्षी परागण है और चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया। इसमें ये वायु परागण और कीट परागण, ये दोनों चैप्टर आपके प्रैक्टिकल से भी संबंधित हैं, और उनमें ये तीन नंबर के प्रश्न आता है, एक पूछा जाएगा इनमें से कोई। तो इसमें आपको अनुकूलन के बारे में बताना है, जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देना है। आगे जब प्रैक्टिकल की वीडियोस डालेंगे तो इन किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। तो ये पर परागण की जो विभिन्न विधियां हैं इसकी विस्तार से मैंने चर्चा की, और आगे का टॉपिक आ जाता है निषेचन।